हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन स्टार्ट किया था। मानव पाचन तंत्र में हमने सारे अंगों के बारे में पढ़ लिया था कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनके क्या क्या थोड़े से आंशिक कार्यों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी और वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं ये भी हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। चित्र की मदद से भी हमने समझा था कि कौन से भाग कहाँ पे उपस्थित है और इनका छोटा छोटा क्या कार्य हो सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भोजन का पाचन कौन कौन सा अंग करता है और उनकी क्या भूमिका रहती है, स्पष्ट भूमिका जो हम देखने वाले हैं हर एक भाग में। जैसे भोजन को पाचन करना है, भोजन का पाचन का अर्थ हमने समझा था कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही भोजन का पाचन कहलाता है। तो हर एक अंग क्या सारे भोजन के अवयवों का पाचन कर सकता है? तो इस प्रश्न का भी जवाब मिलेगा इसमें। साथ में जो हमारी सहायक ग्रंथियां हैं वो एक्चुअल में क्या कार्य करती हैं, जो अंग हैं अलग अलग, जैसे ग्रास नली, क्या ग्रास नलिका जो है वो भोजन का पाचन करती है? आमाशय, आमाशय किस तरीके से भोजन के पाचन में भूमिका निर्वाह करती है भोजन के पाचन में? तो ये सारे सवालों के जवाब जो है हमको इस भाग में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भोजन के पाचन की प्रक्रिया से। तो जो हमारा भोजन का पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें कि जो मुख है सिर्फ एक द्वार के रूप में कार्य करता है। भोजन हमारी आहार नाल में एंट्री अर्थात यानी कि जहां से आएगा भोजन, बस उसी को हम लोग मुख कहते हैं। मुख में भोजन का पाचन नहीं होता। मुख सिर्फ एक द्वार की भांति कार्य करता है और इस द्वार से भोजन हमारी मुख गुहिका में प्रवेश करता है। अब मुख गुहिका में हमने कहा था कि मुख्य 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो जो हमारी बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में मुख्य रूप से 3 संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है पूरी तरीके से। कौन कौन सा? तो बक्कल कैविटी में सबसे पहला भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ, यानी कि इन दांतों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और दांतों का क्या कार्य है, भोजन के पचाने में दांत किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा कौन सा भाग? दूसरा इसी में बक्कल कैविटी में या मुख गुहिका में दूसरा इंपॉर्टेंट भाग जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टंग अर्थात जीभ। ये भोजन के पाचन में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, या जिसको हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं, ये भोजन के पाचन में क्या अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं ये हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दांतों के साथ। तो टीथ या दांत जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं हमारे शरीर के लिए। एक तो ये हमारी खूबसूरती को भी निखारती हैं और साथ साथ में भोजन के पाचन में तो भूमिका इनका होता ही है। तो मनुष्य की दांतों की बात करेंगे तो मनुष्य के दांत जो हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य के दांत को हम द्विबार दंती या डायफाइडोंट कहा जाता है। डायफाइडोंट या द्विबार दंती, द्विबार दंती कहा जाता है। द्विबार दंती का अर्थ है कि जीवन में 2 सेट होते हैं दांत के। पहला सेट या पहला प्रकार का दांत जिसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत का अर्थ है कि ऐसे दांत जो जीवन में आए और उसके बाद कुछ समय बाद ये रिप्लेस हो गए या परिवर्तित हो गए अन्य दांतों के साथ, है ना। जिनसे परिवर्तित होंगे या जिनसे रिप्लेस्ड होंगे उनको हम लोग स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत तो 2 सेट होंगे। पहला सेट जो फर्स्ट सेट होगा वो अस्थायी दांतों का होगा और जो सेकंड सेट होगा उसको हम लोग स्थायी दांत की संज्ञा देंगे। टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ, जो हमारे स्थायी दांत होते हैं ये पूरे जीवन भर तक चलेंगे। कुछ समय बाद किनको रिप्लेस करके? अस्थायी दांतों को। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, संख्या की बात, तो जीवन में कुछ समय बाद जो है दांत आते हैं मनुष्य के शरीर में और वो कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद
चेंज हो जाएंगे, रिप्लेस कर जाएंगे स्थायी दांतों के साथ। तो इनकी संख्या होती है वो 20 होती है, जबकि जो हमारे स्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, जिनकी संख्या होती है 32। तो मनुष्य के दांत जो है वो डाइफाइडोंट होते हैं या द्विबार दंती होते हैं, जो जीवन में 2 बार आते हैं। पहली बार जिनको हम प्राइमरी या टेम्पररी टीथ कहते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, और दूसरा परमानेंट टीथ या सेकंड सेट ऑफ टीथ, जिनकी संख्या 32 रहती है। दूसरा कि जो दांत हैं, अगर हम उनके संरचना के आधार पर अगर हम दांतों को देखें या फिर उनके कार्यों के आधार पर, अब दांतों को अगर आप छू के देखोगे तो दांतों का जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग अलग दांतों में अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। किसी में जो दांतों की ऊपरी संरचना होगी वो ब्लेड की भांति होगी, कुछ इस तरीके से, जिसका कुछ अलग कार्य रहेगा, या पूरी तरीके से इस तरीके से रहेगा, शंकु आकार का रहेगा, या फिर इनका जो अगला वाला भाग रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इन सभी दांतों के जो अगले सिरे हैं या संरचना देखें तो संरचना क्या है, अलग अलग प्रकार की संरचना है ना, एक ही तरीके के दांत नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य के दांत होते हैं उनको हम विषम दंती कहते हैं या हेटेरोडोंट कहा जाता है। जो मनुष्य के दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं। विषम दंती अर्थात हेटेरोडोंट मींस अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब इनके कार्यों के आधार पर हम इन विषम दंती दांतों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अब देखो, इस तरीके से अगर दांत होंगे जो ब्लेड की भांति कार्य करेगा, वो भोजन को काटने का कार्य करेगा, इसीलिए इन दांतों को हम लोग कृतंक कहा जाता है या इंसीजर। इन दांतों को हम इंसीजर कहते हैं। दूसरे प्रकार के दांत जो इस तरीके की संरचना के होंगे, जो भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करेगा। अब इस तरीके के जो दांत होंगे वो किस तरीके के जंतुओं में ज्यादा मुख्य रूप से पाए जाएंगे? जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो पूरी तरीके से मांस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन, अपने पोषण को प्रदान करने के लिए, पोषण लेने के लिए। इन दांतों को क्या कहा जाता है? रदनक, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, केनाइन्स, पहले प्रकार का। दूसरा रदनक हो जाएगा। तीसरा प्रकार की बात करें तो अग्रचावर्णक, जिसको प्रीमोलर कहा जाता है। और चौथा प्रकार चवर्णक, या जिसको कहा जाता है मोलर। तो इस तरीके की संरचना। अब इनका कार्य क्या होगा? जो अग्रचवर्णक है और चवर्णक का कार्य क्या हो गया? ये भोजन को महीन पीसने का कार्य करेंगे। तो भोजन को जो पीसने का कार्य है वो कौन करेगा? वो अग्रचवर्णक और चवर्णक करेंगे। साथ में जो कृतंक है, ये कैसे दांत हैं? ये काटने वाले दांत हो जाएंगे। और ये वाले जो रत्नक वाले जो दांत हैं वो चीरने और फाड़ने वाले प्रकृति के दांत होंगे। तो दांतों को उनके कार्यों के आधार पर या उनकी संरचना के आधार पर हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, या कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन्हीं के आधार पर, अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं जो मनुष्य के दांत हैं वो द्विबार दंती भी हैं और विषम दंती भी हैं। उसके साथ साथ में दांत जो है हमारे जबड़ों में उपस्थित हैं। जबड़ों में भी वो क्या है, किसी पॉकेट में, सॉकेट में जो है वो धसे हुए रहते हैं, हड्डियों के बने हुए ढांचे में फंसे हुए हैं हमारे दांत, आसानी से आप निकाल नहीं सकते उसको। तो इसीलिए जो मनुष्य के जो दांत हैं वो डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट के होते हुए भी एक और, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको गर्त दंती कहा जाता है या थीकोडोंट कहा जाता है। थीकोडोंट का अर्थ हो गया कि दांत जो हैं वो हमारे गड्ढों में, है ना, हड्डियों के बने हुए गड्ढों में धसे हुए हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? गर्त दंती कहा जाता है। दांतों को क्या कहेंगे? गर्त दंती। इसकी संरचना को हम देते हैं चित्र के माध्यम से, हम लोग इसकी संरचना को। तो हमने कहा कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो हम हड्डियों के ढांचों में फंसे हुए हैं,
है ना। इसीलिए इनको मनुष्य के दांतों को गर्तदंती कहा जाता है या थीकोडोंट कहा जाता है। संरचना देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पॉकेट में धसे हुए हैं, है ना, हड्डियों के बने हुए पॉकेट में धसे हुए हैं, इसीलिए इनको थीकोडोंट कहा जाता है। दांतों की संरचना देखो, जो हमारा जो विजिबल पार्ट है, जो अपर पोर्शन है, इसको, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्राउन, इसको क्राउन कहा जाता है। और वह भाग, अब देखेंगे जो दांत हमारे विजिबल हैं वो क्राउन कहलाया, जो मसूड़ों के साथ ढके हुए हैं उस पोर्शन को हम लोग, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो ढका हुआ होगा मसूड़ों के साथ, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेक, नेक बोला जाएगा। और जो नीचे जो विजिबल नहीं है ना, इस पूरे भाग को, दांत के इस पूरे भाग को क्या कहा जाएगा, इस पूरे भाग को हम लोग बोलेंगे रूट या जड़। तो विजिबिलिटी के आधार पर जो दांत हमारे दिखाई देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इस 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो विजिबल है, जो बाहर दिखाई देता है, उसको क्राउन, और उसके बाद जो जो मसूड़ों के साथ ढका हुआ रहता है उसको हम लोग नेक कहते हैं, और तीसरा वाला भाग जिसको, जो नीचे की ओर धंसा रहेगा, जिसको जड़ कहा जाता है। दांतों की अगर हम जो दांत देखेंगे, जो हमारा जो विजिबल दांत है वो एक्चुअल में निर्जीव है, सजीव नहीं है ना। अगर आप वो टूट भी जाएगा सिर्फ अपर वाले पोर्शन से, तो आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो निर्जीव पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। तो दांतों की अगर आंतरिक संरचना देखेंगे तो आंतरिक संरचना यह 3 मुख्य परतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। दांत की संरचना अगर देखेंगे, जो दांत जो है वो 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, 3 लेयर्स, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, पहला वाला जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ये वाला बाहर वाला लेयर, जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो चमकदार दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं इनेमिल। इनेमिल, सबसे बाहर वाले भाग को हम इनेमिल कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन को, ये वाला भाग जो है वो इनेमिल कहलाएगा। और इसका जो मध्य भाग है, एक इसका जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। मध्य वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। ये दोनों के दोनों, इनेमिल और डेंटाइन, दोनों के दोनों जो हैं वो निर्जीव हैं, है ना। और जो लास्ट वाला भाग है, जो कि अंदर वाला भाग, मिडिल वाला पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। अब ये जो पल्प कैविटी है, इसी में सारे के सारे जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं वो मौजूद रहती हैं, और साथ साथ में जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा तंत्रिकाएं ऊतक हैं, वो सारी की सारी भी इसी पल्प कैविटी में मौजूद रहती हैं। जो हमारी सेंसेशंस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे, हमारी मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इसीलिए इन तीनों में से जो थर्ड वाला आप दिखाई दे रहा है, जो आंतरिक परत है, उस आंतरिक परत को हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं, जो कि सजीव संरचना है। अब इनेमिल वाली जो परत है, जो सबसे व्हाइटिश वाली जो परत है, इनेमिल वाली परत, यह हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो हिस्सा होता है वो यही है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, कि शरीर का वो कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो द आंसर विल बी इनेमिल। इनेमिल या दांतों का बाहरी परत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर संरचना होता है शरीर का। ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमिल, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड मेड अप ऑफ, यह किसका बना होता है, यह कैल्शियम व फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम व फॉस्फेट का बना होता है। अब ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर के क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। उस क्रिस्टलीय संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपिटाइट।
क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहाँ पाया जाता है, तो दांतों में पाया जाता है। ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का मिलकर बना होता है, या कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों आपको मिलेंगे, तो ये भी चीज आपको मेंशन याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमने दांतों के बारे में डिटेल स्टडी हमने कर ली है कि दांत जो है, ह्यूमन के जो दांत हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं, मींस द्विबार दंती होते हैं। साथ में ये हेटेरोडोंट है, मींस अलग अलग प्रकार के होते हैं दांत, संरचना के आधार पर भी और कार्यों के आधार पर भी, जिसको हम लोग विषम दंती कहते हैं। साथ साथ में जो दांत जो है हमारे, वो गड्ढों में धसे हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, थीकोडोंट या गर्त दंती कहा जाता है। दांतों की संरचना में भी हमने देख लिया कि दांतों की जो संरचना है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? इनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। साथ साथ में जो हमारा विजिबल पार्ट है, जो बाहर दिखाई देता है, उसको हम लोग क्राउन कहते हैं, और साथ साथ में जो मसूड़ों के साथ ढका हुआ रहता है उसको नेक कहा जाता है। और साथ में जो लास्ट वाला पार्ट जो कि नीचे बोन में, यानी कि हमारे जबड़ों में धसा हुआ रहता है, उसको हम लोग रूट कहते हैं। एनामिल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर के क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं। तो दांतों का मुख्य कार्य क्या हो गया? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य, ताकि जो अगली संरचना है जिसका नाम है जीभ, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि जीभ जो है वो क्या करेगा, छोटे छोटे दांतों द्वारा टुकड़े किए गए भोजन के कणों को लार के साथ मिक्स करने का कार्य करता है। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा और हम इन दांतों की अगर हम सूत्र की बात करें कि अगर आपको काउंटिंग करनी कि कौन से दांत कितने पाए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अस्थायी दांत 20 हैं, तो कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं जो कि परमानेंट टीथ में पाए जाते हैं, तो उनके लिए एक दंत सूत्र, ह्यूमन का, मनुष्य का दंत सूत्र भी होता है, जो आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, मींस इससे आप दांतों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दांत पाए जाते हैं। तो जैसे हमने कहा 4 प्रकार के दांत हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दांतों को, जैसे कि ये अपर वाला जबड़ा हो गया, यानी ऊपर वाला जबड़ा हो गया, और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, है ना। अब इसको अगर हम बीच में से, मध्य से अगर हम विभक्त करते हैं इसको, तो 4 क्वार्टर इसके बन जाएंगे। तो यहां से ये वाला भाग, अब अगर हम एक को कैलकुलेट कर लें, ये वाले भाग को अगर हम कैलकुलेट कर लें, या दांत हम अगर गिन लें, तो सारे दांतों की संख्या को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे ये वाला भाग, जो अपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो दांत पाया जाता है वो पाया जाता है इंसीजर, है ना। फिर पाया जाता है इंसीजर के बाद केनाइन, फिर पाया जाता है प्रीमोलर, और लास्ट में क्या पाया जाएगा? मोलर संरचना पाई जाती है। तो जो इंसीजर का नंबर होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, जिसमें अगर हम माने कि सपोज करें कि 32 दांत हैं, तो उस 32 दांत में जो इंसीजर का नंबर है वो कितना होता है? 2। यानी कि जो 1/4 जबड़े में जो दांतों की संख्या है वो कितनी है? 2। केनाइन का कितना होगा? 1। प्रीमोलर का संरचना कितनी होगी? 2। और लास्ट में जो चवर्णक होगा उसकी संख्या कितनी होगी? 23। अर्थात 1/4 हिस्से में जो दांत होंगे वो कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 5 और 3, 8। यानी कि 1/4 में 8 दांत होंगे। ऐसे ही नीचे भी 8 दांत होंगे। ऐसे ही कितने हो जाएंगे? 8 और 8 16, और इस भाग में भी 16 दांत हो जाएंगे। तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है आप निकाल सकते हैं 21, 23 के साथ। 21, 23 ऊपर वाला जबड़ा हो जाएगा, नीचे वाला जबड़ा 21, 23, यानी कि हम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, है ना, क्वार्टर की बात कर रहे हैं। अपर वाले क्वार्टर में 21, 23 दांत हो गए, नीचे वाले क्वार्टर में 21, 23 दांत हो गए। अब इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दांतों की संख्या जो आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी? 32। जिसमें से ये वाला भाग जो है वो इंसीजर का, अर्थात कृतंक हो जाएगा, दूसरा रदनक हो जाएगा, फिर चवर्णक हो जाएगा, फिर अग्र चवर्णक हो जाएगा, इस तरीके से। तो दांतों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो द्विबार दंती में जो अस्थायी दांत थे, जो टेम्पररी टीथ था, उनका नंबर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इनकी जो दांतों का जो फॉर्मूला रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है आपका, यहीं पे लिख देते हैं इसको, 2102 और 2102
अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। इसका मतलब है कि जो बच्चों में जो दांत होते हैं, जो मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं या अस्थायी दांत, इनको हम लोग मिल्क टीथ या दूध के दांत भी, दूध के दांत की संज्ञा भी दी जाती है, इन्हीं को हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जिनका नंबर कितना रहता है 20। मींस इनमें कृतंक पाए जाएंगे कितने, कृतंक कितने पाए जाएंगे 2, फिर रत्नक कितने पाए जाएंगे 1, और साथ में इसकी संख्या। अब देखो जीरो का मतलब है कि जो अग्र चवर्णक है वो उपस्थित नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ चवर्णक पाया जाएगा आपका लास्ट में, चवर्णक, सिर्फ चवर्णक पाए जाएंगे। तो इसके आधार पर टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है 20। तो इस प्रकार से दांतों की पूरी संरचना कंप्लीट हो जाती है, और दांत क्या करते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में देख लिया है। आगे बढ़ेंगे हम कि जो जो हमारा बक्कल कैविटी या मुख गुहिका है, उसमें अब जीभ क्या है, जीभ संरचना क्या है, वो हम देखते हैं।